सोचिए अगर प्रदूषण कम करने के लिए लाई गई एक ग्रीन तकनीक की वजह से देश में ईंधन की कुल खपत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उफ, ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, विरोधाभासी है एकदम। है ना? क्योंकि अक्सर जब भी किसी बड़े पर्यावरण के अनुकूल बदलाव की बात होती है तो हम यही मानते हैं कि भाई एक पुराना प्रदूषण करने वाला स्विच बंद होगा और एक नया साफ सुथरा हरा स्विच चालू हो जाएगा। बिल्कुल, प्रदूषण खत्म और समस्या का समाधान। हाँ, लेकिन एक 100% इथेनॉल यानी E100 गाड़ियों को सड़कों पर उतारने की भारत सरकार की जो नई योजना है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पेंच छुपा है। और वो पेंच इतना आसान नहीं है जितना कागज पर दिखता है। एकदम सही। और आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हम आज यही समझने वाले हैं कि कैसे सरकार का ये बहुत बड़ा रणनीतिक कदम कागजों की दुनिया से निकलकर हमारी असल सड़कों तक पहुंचेगा। ये बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है, क्योंकि जब भी बात पूरे देश के ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा इकोसिस्टम को जड़ से दोबारा डिजाइन करने की होती है ना, तो वो जो हरा स्विच है वो अचानक से बहुत जटिल दिखने लगता है। ओह बिल्कुल। ये महज एक और नया नियम नहीं है, ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। जब किसी नियम को सिर्फ कागज पर ड्राफ्ट किया जाता है तो वो बहुत सीधा और शानदार लगता है। हाँ, पर असलियत में जब उसी नियम को लाखों करोड़ों गाड़ियों, जटिल सप्लाई चेन और देश के कृषि क्षेत्र पर लागू करना होता है तो विज्ञान और अर्थशास्त्र की अनगिनत परतें खुलने लगती हैं। और आज हमारा मिशन इन्हीं परतों को खोलना है। मतलब हम यहाँ बैठकर सिर्फ इन नए सरकारी नियमों की कोई सूची नहीं पढ़ने वाले। नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। सही कहा। हम उन बड़ी रुकावटों और तकनीकी चुनौतियों को समझेंगे जिनका सामना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कर रही है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल, शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हम उस कानूनी ढांचे की बात करते हैं जो इस पूरे बदलाव की नींव है। अगर मैं इसे एक तकनीकी उदाहरण से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे किसी स्मार्टफोन के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर एक नया 100% ग्रीन अपडेट इंस्टॉल करना। ताकि नए ऐप्स चल सकें। हाँ, ताकि भविष्य के नए और बेहतर ऐप्स उस फोन पर चल सकें। सरकार बुनियादी तौर पर हमारे मोटर व्हीकल रूल्स का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल रही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली तुलना मौजूदा स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। सरकार वास्तव में पुराने कानूनी ढांचे को एक बहुत बड़े अपग्रेड से गुजार रही है। तो इस अपडेट में नया क्या है? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में जो नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाया गया है वो इसी ग्रीन अपडेट का मुख्य हिस्सा है। अगर हम पुराने नियमों को देखें तो उनमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की अधिकतम सीमा E85 तक ही सीमित थी। E85 मतलब 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल, है ना? बिल्कुल, लेकिन अब उस कैप या सीमा को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मतलब अब कानूनी तौर पर E100 यानी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। सही कहा। और बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो सामान्य पेट्रोल वाहन हैं उनके लिए भी पेट्रोल की कंपैटिबिलिटी को E10 से बढ़ाकर E20 कर दिया गया है। अच्छा, तो जो नई सामान्य गाड़ियां आएंगी वो भी 20% एथेनॉल वाला ईंधन ले सकेंगी। हाँ, बिना किसी तकनीकी खराबी के। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा और गहरा बदलाव हुआ है। अनुपालन के लिए गाड़ियों की जो ग्रॉस वेट कैटेगरी होती है उसे 3000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3500 किलोग्राम कर दिया गया है। एक सेकंड, ये 3500 किलोग्राम वाली बात थोड़ी तकनीकी लग रही है। मतलब 500 किलो की अतिरिक्त छूट आखिर क्यों दी जा रही है? क्या एथेनॉल से गाड़ियों का वजन बढ़ जाता है? यही इंजीनियरिंग का वो हिस्सा है जो अक्सर आम चर्चाओं से गायब रहता है। देखिए, होता यह है कि इथेनॉल साधारण पेट्रोल के मुकाबले बहुत अधिक कोरोसिव होता है। मतलब वो पुर्जों को गला देता है? एकदम सही। और इथेनॉल पानी को भी बहुत जल्दी सोख लेता है। अगर किसी आम गाड़ी में 100% इथेनॉल डाल दिया जाए तो उसके प्लास्टिक और साधारण रबर के फ्यूल पाइप्स, गैस्केट्स सब बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे। बाप रे! तो इसका समाधान क्या है? E100 गाड़ियों के इंजनों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के स्टेनलेस स्टील, खास तरह के भारी अलॉय और उच्च कोटि के पॉलीमर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ईंधन के टैंक से लेके इंजन तक हर उस हिस्से को मजबूत और भारी बनाना पड़ता है जो इथेनॉल के संपर्क में आता है। मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल। और जब गाड़ी में भारी धातुएं जुड़ती हैं तो वाहन का कुल वजन स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इस वजन सीमा को बढ़ाकर सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भारी गाड़ियां भी बिना किसी कानूनी अड़चन के इस नए E100 नियम में आ सकें। और मुझे लगता है इससे एमिशन से जुड़े नियम भी तो बदलेंगे।
हाँ, वाहनों से निकलने वाले धुएं या एमिशन की जो टेबल्स होती हैं, उन्हें भी इन नए ईंधनों के रासायनिक बर्ताव के हिसाब से पूरी तरह अपडेट किया जा रहा है। ये तो होना ही था। ईंधन का रसायन बदलेगा तो एमिशन भी बदलेगा। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार सिर्फ E100 तक ही सीमित नहीं रही है। उन्होंने एक ही झटके में बायोडीजल, जिसे इंडस्ट्री में B100 कहा जाता है, उसके लिए भी नए प्रावधान शामिल कर दिए हैं। ओहो, ये तो वाकई एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगता है। एक तरफ पेट्रोल का विकल्प E100 के रूप में और दूसरी तरफ कमर्शियल वाहनों के लिए डीजल का विकल्प B100 के रूप में। एकदम सही। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस सब की व्यावहारिक सच्चाई पर आते हैं। अगर ये E100 पर्यावरण के लिए इतना ही बेहतरीन है, तो ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण के लिए अच्छा होना ही सब कुछ नहीं है, अर्थशास्त्र भी है। वही ना, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। क्या ये सच है कि E100 का इस्तेमाल करने पर समान दूरी तय करने के लिए लोगों को पहले से ज्यादा ईंधन खरीदना पड़ेगा? ये कड़वी सच्चाई है, और इसी को इंडस्ट्री की भाषा में माइलेज पेनल्टी कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा केमिस्ट्री में जाना होगा। मैं तैयार हूँ, बताइए। दुनिया के हर ईंधन का एक एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व होता है। आसान भाषा में 1 लीटर ईंधन के अंदर ऊर्जा के कितने अणु छुपे हैं जो जलने पर ताकत पैदा करेंगे। समस्या ये है कि शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में प्रति लीटर ऊर्जा काफी कम होती है। ऐसा क्यों? मतलब दोनों जलने वाले तरल पदार्थ ही तो हैं? जलते जरूर हैं, लेकिन उनकी बनावट अलग है। इथेनॉल के रासायनिक सूत्र में ऑक्सीजन का परमाणु पहले से मौजूद होता है। अच्छा, C2H5OH है ना? बिल्कुल। पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत अच्छा है क्योंकि ईंधन पूरी तरह से जलता है, लेकिन क्योंकि ईंधन के भीतर पहले से ही ऑक्सीजन ने जगह घेरी हुई है, उसमें उन बॉन्ड्स के लिए जगह कम बचती है जो असल में ऊर्जा पैदा करते हैं। तो पेट्रोल में ऐसे बॉन्ड ज्यादा होते हैं? हाँ, शुद्ध पेट्रोल इन्हीं ऊर्जा वाले बॉन्ड से पूरी तरह भरा होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि अगर किसी उपभोक्ता को अपनी E100 गाड़ी से 100 किलोमीटर का सफर तय करना हो और पहले उसे उसी दूरी के लिए 5 लीटर पेट्रोल लगता था, तो अब 5 लीटर E100 में काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। इंजन को उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए ज्यादा तरल पदार्थ खींचना पड़ेगा। ये एक बहुत सटीक निष्कर्ष है। इंजन के फ्यूल इंजेक्टर्स को सिलेंडर के अंदर ज्यादा मात्रा में E100 स्प्रे करना पड़ता है। औसतन E100 के साथ समान दूरी तय करने के लिए लगभग 25 से 30% ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। ओहो, 30% ज्यादा? ये तो एक बहुत बड़ा पेच है। मतलब हर यात्रा के लिए ज्यादा लीटर ईंधन खरीदना पड़ेगा। ये तो सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालने वाली बात है। और यही वो माइलेज पेनल्टी है जिससे इंडस्ट्री चिंतित है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति के बजट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे देश की ईंधन की मांग पर पड़ेगा। कोई आंकड़े हैं हमारे पास इसके? हाँ, 2025-26 के अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि देश में पेट्रोल की कुल खपत 42.59 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें इथेनॉल की हिस्सेदारी पहले से ही लगभग 20% के आसपास बैठती है। इसका मतलब है कि देश 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य के तो काफी करीब पहुंच चुका है। पहुंचा तो है, लेकिन जरा उस गणित के बारे में सोचिए। जब इस 20% को बढ़ाकर सीधा 100% पर ले जाया जाएगा और इसके साथ वो 30% वाली माइलेज पेनल्टी भी जुड़ जाएगी। बाप रे, हर गाड़ी को चलने के लिए ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। बिल्कुल। इससे देश में कुल ईंधन की बिक्री में बहुत तेजी से उछाल आएगा। ईंधन की मांग एकदम से आसमान छूने लगेगी और हमारी पूरी सप्लाई चेन पर एक अभूतपूर्व दबाव आ जाएगा। रिफाइनरी, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट के टैंकर, सब पर। हाँ, सब पर। ये तो वैसी बात हो गई कि हमने एक बहुत बड़ी दावत का निमंत्रण तो पूरे शहर को भेज दिया, सबको बता दिया कि 100% इथेनॉल की शानदार पार्टी है, लेकिन अचानक पता चला कि रसोई में इतनी सारी रोटियां बनाने के लिए कच्चा माल ही कम पड़ रहा है। ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से दर्शाती है। गाड़ियां और मांग तो आ जाएंगी, लेकिन वो अतिरिक्त करोड़ों लीटर इथेनॉल आएगा कहां से? यही तो। इसी चुनौती को फीडस्टॉक हर्डल्स या कच्चे माल की चुनौती कहा जाता है। मार्च 2026 तक देश के पास लगभग 2000 करोड़ लीटर डिस्टिलेशन क्षमता होने का अनुमान है। 2000 करोड़ लीटर? संख्या तो बहुत बड़ी लग रही है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? संख्या विशाल जरूर है। ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का भी मानना है कि अगर लक्ष्य 30% ब्लेंडिंग तक का हो तो ये क्षमता आसानी से सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य तो 100% का है। वही बात है।
E100 तक पहुंचने के लिए कच्चे माल के उत्पादन को एक ऐसे स्तर पर ले जाना होगा जिसकी अभी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये कच्चा माल असल में है क्या? देश में इतने बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनता किस चीज से है? भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से 2 तरह के कृषि स्रोतों से बनता है। पहला और सबसे पारंपरिक स्रोत है गन्ने का रस या चीनी मिलों से निकलने वाला शीरा। अच्छा, मोलासेस। हाँ। और दूसरा? दूसरा स्रोत है अनाज, जैसे कि मक्का या सड़ चुके और टूटे हुए चावल। और यहाँ इन दोनों स्रोतों के बीच उत्पादन क्षमता का एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला अंतर सामने आता है। ओह, उत्पादन क्षमता में कैसा अंतर? जब गन्ने के रस या शीरे को डिस्टिल किया जाता है तो 1 टन गन्ने से लगभग 70 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता है। सिर्फ 70 लीटर? हाँ, क्योंकि गन्ने में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब अनाज जैसे मक्का या टूटे चावल का इस्तेमाल होता है जिनमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, तो उससे कितना मिलता है? उसी 1 टन अनाज से 475 लीटर तक इथेनॉल निकाला जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? 70 लीटर बनाम 475 लीटर, ये तो कई गुना का भारी अंतर है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर E100 के लिए अरबों लीटर इथेनॉल की जरूरत है तो केवल गन्ने की खेती के भरोसे ये लक्ष्य कभी हासिल ही नहीं किया जा सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। वैसे भी गन्ना उगाने में पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो हर जगह गन्ने की खेती बढ़ाना तो पर्यावरण के लिहाज से भी कोई समझदारी नहीं है। और यही एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। E100 के लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए पूरे देश के कृषि क्षेत्र को एक बहुत बड़ा बदलाव देखना होगा। गन्ने से ध्यान हटाकर अनाज पर भारी निर्भरता बढ़ानी होगी। किसानों को मक्के और चावल से इथेनॉल बनाने की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा। हाँ, और क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। इस शिफ्ट के बिना इतनी विशाल मांग को पूरा करना पूरी तरह से असंभव है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ सरकार ने नए नियमों का रास्ता खोल दिया है, दूसरी तरफ ये विज्ञान स्पष्ट हो चुका है कि माइलेज पेनल्टी की वजह से वॉल्यूम की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि इस मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन ये पूरी कहानी आखिरकार उन कंपनियों के कारखाने में आकर टिकती है जिन्हें ये नई इंजन्स और गाड़ियां बनानी है। ऑटो इंडस्ट्री इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ऑटो इंडस्ट्री के नजरिए से वैसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नियम चाहे जो भी हो, अगर कार बनाने वाले जोखिम लेने को तैयार नहीं हुए तो ये ईंधन किसमें डलेगा? उनका नजरिया समझने के लिए हमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम की आंतरिक रणनीति पर गौर करना होगा। अच्छा, सियाम क्या कह रहा है? सियाम इस बदलाव को बहुत ही संतुलित ढंग से देख रहा है। उनकी रणनीति का मूल मंत्र है तकनीकी तैयारी और वित्तीय सावधानी। वित्तीय सावधानी, ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। ऐसा लगता है कि ऑटो कंपनियां ये जानती हैं कि एक भी गलत व्यावसायिक कदम पूरी इंडस्ट्री के लिए भारी वित्तीय संकट खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। अगर मैं एक ऑटो निर्माता की तरह सोचूं तो मेरे मन में सबसे पहला डर तो यही आएगा कि क्या ये नई E100 गाड़ी किसी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी भी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर माइलेज पेनाल्टी की वजह से ईंधन ज्यादा लग रहा है तो खर्च बढ़ेगा। जब तक ये नया ईंधन पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता ना हो, कोई इसे क्यों ही खरीदेगा? आपकी ये सोच सियाम के पहले पिलर से बिल्कुल मेल खाती है। सियाम ने अपनी समीक्षा में 4 मुख्य पिलर्स तय किए हैं, जिनमें पहला है प्राइसिंग या कीमत। मतलब ईंधन की कीमत? हाँ, उनका स्पष्ट मानना है कि E100 को बाजार में इस कीमत पर उतारना होगा कि 25-30% अतिरिक्त ईंधन जलने के बावजूद प्रति किलोमीटर चलने का जो खर्च है वो उपभोक्ता के लिए पेट्रोल के मुकाबले सस्ता या कम से कम बराबर रहे। अर्थशास्त्र के इस संतुलन के बिना तो E100 का बाजार खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। और अगर मान लिया जाए कि सरकार सब्सिडी या टैक्स छूट देकर E100 को बहुत सस्ता कर भी देती है तो भी एक और बड़ा डर सताएगा। वो क्या? मान लीजिए किसी ने वो गाड़ी खरीद ली और वो हाईवे पर लंबे सफर पर निकल गया। अगर रास्ते में सिर्फ साधारण पेट्रोल मिल रहा हो और E100 का कोई पंप ही ना हो तो वो गाड़ी तो बीच रास्ते में खड़ी हो जाएगी ना। इस रेंज एंजाइटी का क्या उपाय है? और यही सियाम का दूसरा पिलर है, अवेलेबिलिटी या उपलब्धता। ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि पूरे देश में हर राज्य और हर छोटे बड़े हाईवे पर E100 की लगातार सप्लाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में तैयार नहीं हो जाता लोग हिचकिचाएंगे। हाँ,
इसलिए कंपनियों को ऐसे फ्लेक्स फ्यूल इंजनों पर भी काम करना पड़ रहा है जो आपात स्थिति में पेट्रोल और E100 दोनों को संभाल सकें। ओ, जो कि तकनीकी रूप से और भी जटिल होगा। बहुत ज्यादा जटिल। मतलब पंप पर ईंधन और सड़कों पर गाड़ियां दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ये तो मुर्गी और अंडे वाली स्थिति हो गई कि पहले कौन आएगा। एकदम सही। और यही उनका तीसरा पिलर है, इंजन डेवलपमेंट। कंपनियों को इंजनों के निर्माण की गति को बहुत बारीकी से सिंक्रोनाइज करना होगा, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट रातों रात तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। नए E100 इंजनों की प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और मास प्रोडक्शन, इन सभी की रफ्तार को देश में ईंधन के रोल आउट के साथ मैच करना होगा। ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। और एक आखिरी चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, हमने बात की थी कि इथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, तो क्या ऑटो कंपनियों के इंजीनियर्स कोई ऐसा जादुई बदलाव नहीं कर सकते जिससे वो इथेनॉल की हर एक बूंद से ज्यादा ताकत निचोड़ सके? यही इंजीनियरिंग का शिखर है और सियाम का चौथा पिलर है, एफिशिएंसी गैप या दक्षता का अंतर कम करना। अच्छा, तो इस पर काम हो रहा है। हाँ, ऑटो कंपनियों के इंजीनियर्स अब ऐसे उन्नत इंजनों का डिजाइन विकसित कर रहे हैं जिनमें कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हो। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से क्या होगा? चूंकि इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर अधिक होता है, वो उच्च दबाव को सह सकता है। इस तकनीक का उपयोग करके पेट्रोल और E100 के बीच के परफॉर्मेंस और माइलेज के अंतर को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या बात है! तो अगर हम इस पूरे तकनीकी और आर्थिक चक्र को एक साथ जोड़ें तो आज के इस विश्लेषण में बहुत सी नई परतें खुली हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सरकार ने ऑपरेटिंग सिस्टम बदलते हुए 3,500 किलो तक के वाहनों के लिए नियम अपडेट किए हैं। क्योंकि भारी धातुओं की वजह से इथेनॉल इंजनों का वजन बढ़ जाता है। हाँ, और हमने उस रासायनिक पहलू को भी समझा कि कैसे ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व कम होता है, जो आखिरकार माइलेज पेनल्टी का कारण बनता है। फिर हमने देखा कि गन्ना सिर्फ 70 लीटर एथेनॉल देता है, वहीं मक्का और चावल 475 लीटर की भारी यील्ड देते हैं, जिसके कारण पूरी सप्लाई चेन को अनाज की तरफ मुड़ना होगा। और अंत में सियाम के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडस्ट्री इस बदलाव को कितनी सावधानी से संभाल रही है। ये पूरी चर्चा इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर एक नया नोजल लगाने की बात नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमता का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ओह, और ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भविष्य में एक नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं या जो ये समझना चाहते हैं कि देश की ऊर्जा नीतियां उनके रोजमर्रा के सफर को कैसे प्रभावित करेंगी। जानकारी ही सबसे सशक्त हथियार है। लेकिन आखिर में मैं एक ऐसी बात पर विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा के बीच से ही एक मूक सवाल बनकर उभरती है। वो क्या? हमने देखा कि E100 की भारी मांग को पूरा करने के लिए हमें गन्ने से हटकर अनाज की ओर जाना होगा। हाँ, जो कि ईंधन उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर देश में मक्के और चावल जैसे अनाजों का इस्तेमाल, जो असल में हमारी खाद्य श्रृंखला का मुख्य हिस्सा हैं, उन्हें ईंधन बनाने के लिए इतने विशाल स्तर पर इस्तेमाल किया जाने लगे, तो क्या आने वाले सालों में इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है। क्या हमारे खेतों में उगने वाला अनाज हमारी थाली में जाएगा या गाड़ियों के फ्यूल टैंक में जलने के लिए फैक्ट्रियों में? और क्या इस भारी मांग के कारण खाने पीने की चीजों की कीमतें बेतहाशा नहीं बढ़ जाएंगी? ये फूड वर्सेस फ्यूल की बहस भविष्य में बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जो इस नए युग में हम सबको बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि भविष्य का ये ईंधन सिर्फ हमारी सड़कों को ही नहीं बल्कि शायद हमारी थाली को भी आकार देने वाला है।